अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम कुछ बात करेंगे जो हमारे नए फेलो सेलेक्ट हुए हैं तुर्की बुर्सलार स्कॉलरशिप के लिए 2023 बैच में, जिनकी तरफ से कुछ सवालात आ रहे थे पिछले 1-1.5 महीने से, जिनको मैं पहले शायद वीडियो में एड्रेस नहीं कर सका कुछ मसरूफियात की वजह से। तो आज मैंने सोचा कि वीडियो बना के कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँ इस हवाले से, और आपको बताऊँ कि किस तरह आपका जो अगला सफ़र है तुर्की में, तालीमी सफ़र है, किस तरह से आप उसको टर्किश लैंग्वेज में, तुर्की ज़बान में तय कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी मुबारकबाद। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो इस सिलेक्शन पर। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है आपके अपने फ्यूचर के लिए, अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। दूसरी बात ये कि कुछ हमारे फेलोज ये पूछ रहे थे कि वो टर्किश लैंग्वेज में किस तरह से अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं और किस तरह वो इस बिल्कुल ज़ाहिर है क्योंकि एक बिल्कुल स्ट्रेंज लैंग्वेज है एक टर्किश लैंग्वेज। जिस तरह हमने अपने बचपन से पाकिस्तान में इंग्लिश में स्टडीज़ की हैं, इसके अलावा और तो कोई लैंग्वेज नहीं, इंग्लिश में स्टडी की है हमने अपनी सारी ज़िंदगी, और एकदम से आके एक पूरा एकेडमिक शिफ्ट हमने लेना है टर्किश में। तो इसके हवाले से जो कि बच्चे, जो कि खुद मैं भी जब सिलेक्ट हुआ था तो इसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा फ़िक्रमंद था कि आखिर कैसे करूँगा और किस तरह से हम इसके अहल हो सकें। तो सबसे पहले तो अगर आपने ये बात है कि बिल्कुल एक स्ट्रेंज ज़बान है और ये इस तरह रशियन है या कोई दूसरी कोई यूरोपियन लैंग्वेज है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टर्किश लैंग्वेज और उर्दू के दरमियान एक तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ के बारे में आपको पहले ही पता होगा। आप में से अक्सर शायद पहले ही उनके बहुत सारे सीरीज़, उनके सीजन्स वगैरह देख चुके हो। टर्किश सीरीज़ अर्तुगरुल तो एटलीस्ट देखा ही होगा सबने। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि टर्किश लैंग्वेज और उर्दू लैंग्वेज के दरमियान बहुत सारे सिमिलर वर्ड्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा टर्किश लैंग्वेज और उर्दू लैंग्वेज का सेंटेंस स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम है। सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी जिस तरह हम लोग उर्दू में जुमला बनाते हैं, जिस तरतीब के साथ, जिस इंतज़ाम के साथ हम लोग उर्दू में जुमला बनाते हैं, वही तंजीम जुमले की और वही तरतीब होती है टर्किश लैंग्वेज में। तो ये कुछ हमें पाकिस्तानियों को या उर्दू जानने वालों को थोड़ी बहुत इस चीज़ से फेवर मिल सकती है कि हम थोड़ा सा जल्दी पिक कर सकते हैं, लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है आपके अपने इंटरेस्ट पे, आपके अपने पैशन पे, क्योंकि फ़ॉरेन लैंग्वेज सीखना कोई आसान काम नहीं है। फ़ॉरेन लैंग्वेज में एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो डिपेंड करती है वो है आपका इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप दुनिया की कोई भी फ़ॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं, चाहे वो टर्किश हो, लेट्स से वो अरबिक हो, जर्मन हो, रशियन हो, फ्रेंच हो, कोई भी हो। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपने देखा होगा बहुत से लोग पाकिस्तान में रह कर भी बचपन से वो इंग्लिश नहीं सीख पाते। तो इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट कि आपका इंटरेस्ट कितना है, आप किस पैशन के साथ वो लैंग्वेज सीख रहे हैं। जो हमने यहाँ पे आके जो मैंने चीज़ नोट की थी, और इसके अलावा बहुत सारे हमारे फेलोज ने नोट की थी, कि जो बच्चे पाकिस्तान से आते हैं यहाँ पर, उनके जहन में होता है, ख़ास तौर पे जो कुछ प्राइवेट स्टूडेंट्स होते हैं, उनके जहन में होता है कि बस हमने टर्किश लैंग्वेज नहीं सीखनी और ये नहीं करना और बस किसी तरह इंग्लिश पे गुजारा कर लेना। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश पे आप तुर्की में गुजारा नहीं कर सकते, क्योंकि तुर्की में अदर दैन योर स्टडीज़, लेट्स से कि अगर आपकी सिलेक्शन किसी इंग्लिश डिपार्टमेंट में भी हुई है, ये तब स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपकी सिलेक्शन किसी इंग्लिश डिपार्टमेंट में भी हुई है, इवन देन तुर्की में, इस मुल्क में सर्वाइव करने के लिए आपको टर्किश लैंग्वेज हर हाल में सीखनी ही पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे जब आप दुकानों पे जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, आप उनसे कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, तो उनको इंग्लिश में 1 और 2 भी नहीं आता होता, येस और नो भी नहीं आता होता, आपको हर चीज़ टर्किश में करनी पड़ती है। जब हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे तुर्की, तो हमने एक चीज़ नोट की कि हम जाते थे जो चीज़ परचेज़ करने के लिए, तो हमें पहले अपना मोबाइल का कैलकुलेटर निकाल के देना पड़ता था कि भाई इस पर लिख के दे दोगे कितनी प्राइस है। तो हमें वो लोग प्राइस भी समझा नहीं पाते थे कि किसी चीज़ की प्राइस कितनी है। तो ये चीज़ है कि आपको टर्किश लैंग्वेज के बगैर यहाँ पे सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। अगर आप यहाँ आ भी जाएँ, फॉर एग्जांपल जिस तरह मीटू है, मिडिल ईस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ या बिलकेंथ यूनिवर्सिटी, इसके अलावा कुछ इंग्लिश लैंग्वेज की जो 100% इंग्लिश प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं, अगर किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो भी जाए, इवन देन जो आपके 4 साल होंगे अंडर ग्रेजुएट के, वो बहुत ज़्यादा महदूद हो जाएंगे अगर आप टर्किश लैंग्वेज नहीं सीखेंगे। क्योंकि जितनी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगेन मैं बता दूँ कि टर्की में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, हर डिपार्टमेंट के लिए, ख़ासतौर पर सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप उस वक्त अवेल कर सकते हैं जब आपको टर्किश लैंग्वेज आती होगी। मतलब ये कि जितनी भी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और ढेर सारी हज़ारों कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, इसके अलावा और मतलब चीज़ें होती हैं, रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए जाते हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं, वो हर चीज़ यहाँ पे टर्किश लैंग्वेज में होती है। आपको कोई भी चीज़ इंग्लिश में नहीं मिलेगी। यानी इक्का दुक्का की मैं एक्सेप्शंस हर जगह होती हैं, शायद यहाँ भी हो, लेकिन टर्किश लैंग्वेज के बगैर आप अपनी स्टडीज़ से हट के कोई भी यहाँ पे को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इंगेज नहीं कर सकते। फिर ये कि जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आप ऑब्वियसली यहाँ पर जिस तरह यूरोप में होता है या जिस तरह यूएस वगैरह में होता है कि वहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है।
टर्की में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तादाद उतनी ज़्यादा नहीं है, आई मीन होती ज़रूर है लेकिन एक नॉमिनल तादाद होती है, और क्योंकि इनके अपने भी स्टूडेंट्स होते हैं टर्किश स्टूडेंट्स, वो ज़्यादा डोमिनेटिंग नंबर्स में होते हैं, ज़्यादा ओवरवेलमिंग नंबर्स में होते हैं, तो लिहाजा उनके साथ आप कभी भी इंटरेक्ट नहीं कर सकते, और जब तक आप उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे उस वक्त तक आप कोई अच्छा सोशल एक्सपोजर हासिल नहीं कर सकते टर्की के बारे में। और ये बहुत ज़रूरी है कि जिस मुल्क में आप पढ़ने आ रहे हैं, जिस मुल्क में आप तालीम हासिल करने आ रहे हैं, वहाँ का सोशल एक्सपोजर आपके पास हो उस तरह से। हमने किस तरह से जब टर्किश हम जब आए थे तो हम भी बड़े फिक्रमंद थे इस हवाले से कि हम कैसे टर्किश लैंग्वेज सीखेंगे, किस तरह सारा कुछ होगा। लेकिन जब हम आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक और क्वेश्चन था जो कि हमारे एक फेलो ने किया था कि वो टर्किश लैंग्वेज किस ज़बान में पढ़ाएंगे, आया वो इंग्लिश टू टर्किश पढ़ाएंगे या हमारे लिए कोई स्पेशल उर्दू टू टर्किश का कोई कोर्स होगा। तो ऐसा नहीं है, हर बच्चे के लिए जो भी बाहर से आता है, चाहे वो पाकिस्तान से हो, एशिया से हो, लैटिन अमेरिका से हो, बाल्कन से हो, कहीं से भी हो, उसके लिए जो कोर्स होता है वो एक ही होता है कि टर्किश टू टर्किश ही आपको पढ़ाते हैं। मतलब ये जो टीचर्स होते हैं वो इतने काबिल होते हैं, वो इतने उनकी एबिलिटीज़ इतनी होती हैं, उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो आपको टर्किश लैंग्वेज अपनी ही ज़बान में पढ़ाते हैं। लाइक फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो आपका A1 लेवल है वो आपका कह लें कि इशारों में गुजरता है, कि आपको इशारों से बातें समझनी पड़ती हैं, लेकिन ये कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। और ख़ास तौर पे आप अपने तोमेर का A1 लेवल हमेशा याद रखेंगे कि आपका A1 लेवल बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ गुजरेगा और बहुत आप इंजॉय करेंगे, बहुत एंटरटेनमेंट होगी, और पूरा साल आपको, सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ कि ये तब स्कॉलर्स को सबसे बड़ी जो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा साल वो एक फ़ोकस के साथ टर्किश लैंग्वेज सीख पाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है उनके आगे एकेडमिक लाइफ के लिए भी और नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ के लिए भी। इसके अलावा फिर जब हम लोग आए तो हमने हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ इसी तरह तोमेर में, और आहिस्ता आहिस्ता करके B1 लेवल पे जब हम लोग पहुंच गए तकरीबन कुछ 4-5 महीने बाद, तो हम लोग मतलब अच्छी खासी बोलने लग गए, समझने लग गए। लेकिन इवन देन लाइक उस लेवल पे नहीं थी कि जितनी हमें हमारी एकेडमिक लाइफ में ज़रूरत पड़नी थी। तो इस चीज़ को जहन में रखना है कि जब तक आप यहाँ आकर सोशलाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत से बच्चे, बहुत से फेलोज़ ऐसे भी होते हैं जो कि तुर्की आ जाते हैं, इवन देन वो अपना जो हल्का अहबाब है वो बहुत महदूद रखते हैं। तो सबसे पहले आपने देखना है कि आप जब तुर्की आ रहे हैं, आप पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आ रहे हैं, आपने अपना हल्का अहबाब महदूद नहीं रखना, बल्कि आपने सोशलाइज़ करना है, आपने बाहर निकलना है, आपने तुर्की देखना है कि कैसा है तुर्की, और इसके अलावा तुर्कों से जो टर्किश लोग हैं उनके साथ इंटरेक्ट करना है। सबसे बड़ी बात उनके साथ इंटरेक्ट करना है। उसमें फिर आपका जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो ये कि आपका लैंग्वेज स्किल आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको टर्किश लैंग्वेज पर कह लें कि आप 1 साल के अंदर अंदर अगर आप ये सारे काम करें, मतलब अगर आप सोशलाइज़ करें, अगर आप इसके अलावा इनके सीरियल्स, जो इनके ड्रामा सीरियल्स हैं, जो इनके सीजन्स हैं, अगर आप उनसे मदद लें, ख़ास तौर पे वो ड्रामा सीरियल्स, वो सीजन्स जो कि इस दौर पे बेस्ड हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अर्तुगरुल देखते हैं या अगर आप मेरा सुल्तान देखते हैं अगर आप टर्किश लैंग्वेज में, तो आपको शायद उतना फ़ायदा ना हो सके, क्योंकि बहुत सी जो लैंग्वेज के मतलब बहुत सारे जो वर्ड्स ये लोग इस्तेमाल करते हैं आजकल वो तब्दील हो चुके हैं उस दौर के एतबार से। तो आजकल उनके बहुत सारे मॉडर्न टर्किश है जो कि उस दौर में ऑटोमन टर्किश थी, उसमें भी थोड़ा सा चेंजेस मौजूद है। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि जो आज के दौर पे बेस्ड हैं सीजन्स, इनके सीरीज़ हैं, वो देखें ताकि आपको इससे मदद मिल सके। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके और कौन से तरीके कार हैं, तो सबसे बड़ा तरीका जो कि मैंने बताया कि जब आप B1 लेवल पे आ जाएं या B2 लेवल पे आ जाएं तो आप निकलें, आप इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करें कि तुर्की में फॉर एग्जांपल अगर आप सोशल साइंसेस के स्टूडेंट हैं तो सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स के लिए तो अंकारा में और इस्तांबुल में अपॉर्चुनिटीज़ भरी पड़ी हैं। इस्तांबुल में ICYF के बहुत ढेर सारे प्रोग्राम्स होते हैं, इसके अलावा ढेर सारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, आप उसमें जाएं। और स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल उन्होंने रखे होते हैं, उनके कॉन्टेंजेंट्स होते हैं, उनके कोटा होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेल्प मिल सकती है। तो अगेन इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आप जो कि हमें कुछ जो कि खुद हम भी इस फेज से गुजर चुके हैं तो हम समझ सकते हैं। ज़ाहिर है इस वक्त आपका जो स्केजुअल है बड़ा हेक्टिक किस्म का स्केजुअल चल रहा है कि आप सारी तैयारियां कर रहे हैं, आने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और फिर एक ये भी जहन में सवाल है कि टर्किश में किस तरह प्रोसीड करेंगे। तो इस बारे में किसी को फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ़िक्रमंद उस वक्त आप हूँ अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है या अगर आप पैशनेट नहीं है। कभी भी आप ये सोच के टर्किश लैंग्वेज मत सीखिएगा, या बल्कि कोई भी फॉरेन लैंग्वेज, आप जर्मन सीखें, आप रशियन सीखें, आप अरेबिक सीखें, आप स्पेनिश सीखें, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज आपने कभी भी ये सोच के नहीं सीखनी, इस थिंकिंग के साथ, इस माइंडसेट के साथ नहीं सीखनी कि मैं ये बस मजबूरी में सीख रहा हूँ। क्योंकि आप मजबूरी, बेशक आप किसी हद तक वैसे तुर्की में मजबूर तो हैं ये लैंग्वेज सीखने के लिए, लेकिन आपने यहाँ 4 साल गुजारने हैं। जो अंडर ग्रेड वाले, ख़ासतौर पर उनसे कहूँगा कि अंडर ग्रेड वाले यहाँ पर 4 साल आपने गुजारने हैं।
تو لہٰذا آپ کی جو لینگویج اسکل ہے ویسے وہ 4 سال میں آہستہ آہستہ مزید ڈیولپ بھی ہوتا رہے گا، لیکن لینگویج اسکل آپ نے اپنا بہترین رکھنا ہے، آپ نے ایک اچھی گرپ رکھنی ہے اس لینگویج کے اوپر تاکہ آپ سکون سے یہاں پہ 4 سال گزار بھی سکیں، اور پھر یہ کہ آپ اتنے ایکٹیو اسٹوڈنٹ بن جائیں یہاں پہ، آپ کے پاس اتنی اپرچونیٹیز کے دروازے کھل جائیں کہ آپ پھر آگے ماسٹرز کے لیے یا آگے اپنی پی ایچ ڈی کے لیے کسی یورپین کنٹری یا کسی یو ایس میں یا کینیڈا میں یا آسٹریلیا میں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنے کے قابل بن جائے۔ تو سب سے یہ چیزیں تھیں جو کہ آپ کو بتانا مقصود تھا، اور یہ چیزیں ہی ہیں جو کہ ٹرکش لینگویج کی امپورٹنس کو ابھارتی ہیں ٹرکی میں سروائیو کرنے کے لیے، کہ صرف آپ کی اکیڈیمک لائف نہیں بلکہ یہاں پہ چونکہ آپ ایک دوسرے ملک میں آ رہے ہیں تو یہاں پہ آ کے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ گھر سے یونیورسٹی اور یونیورسٹی سے گھر، بلکہ آپ نے گھر سے یونیورسٹی جانا ہے تو پھر یونیورسٹی سے آ کے نکل کے اس پورے ملک کو، اس دنیا کو ایکسپلور بھی کرنا ہے۔ اس ساری چیزوں کے لیے آپ کو ٹرکش لینگویج کے اوپر اچھی کمانڈ ہونی چاہیے، اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اتنی مشکل لینگویج نہیں ہے، بٹ اٹ ڈپینڈز آن یور انٹرسٹ، اٹ ڈپینڈز آن یور انٹرسٹ، اٹ ڈپینڈز آن یور پیشن۔ تھینک یو ویری مچ، ملتے ہیں آپ سے ترکی میں، سب اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔